Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 19th November 2024. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first article is about India's Africa Outreach Program. तो अफ्रीका को लेकर के क्या हाल फिलहाल में इनिशिएटिव्स लिए हैं भारत ने, उसको हम लोग देखेंगे with help of this article. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Current context देखते हैं तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी he is right now in Brazil in order to attend G20 summit. ब्राज़ील से पहले उन्होंने नाइजीरिया विजिट किया जो एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है और वहाँ पे उन्होंने नाइजीरियन प्रेसिडेंट तिनुबू से मुलाकात की एंड द टू लीडर्स डिस्कस्ड ओवर डिफेंस कोऑपरेशन, टेररिज्म, पायरेसी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग इश्यूज. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि नाइजीरिया हैज अवॉर्डेड पीएम मोदी विद ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर अवार्ड विच इज सेकेंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर ऑफ नाइजीरिया. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. अब इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस की अगर बात की जाए, जैसा कि मैंने आपको बताया, नाइजीरिया एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है. भारत और नाइजीरिया के संबंध जो हैं वो हिस्टोरिकल रहे हैं. तो भारत को आज़ादी मिली 1947 में, नाइजीरिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस इन 1960, बट नाइजीरिया राइट सिंस इट्स इंडिपेंडेंस हैज बीन सपोर्टर ऑफ इंडियाज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट. तो ये एक हिस्टोरिकल कनेक्ट रहा है इंडिया और नाइजीरिया के बीच में. अगर मौजूदा टाइम में बात की जाए इकोनॉमिक एंगेजमेंट की, तो इंडिया इज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर फॉर नाइजीरिया. तो ध्यान से समझते हैं, फिर से इस स्टेटमेंट को मैं बोलता हूं कि नाइजीरिया इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका. तो भारत जिन जिन देशों के साथ ट्रेड करता है अफ्रीका में, उसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड भारत नाइजीरिया के साथ करता है. तो नाइजीरिया इज इंडियाज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन अफ्रीका. ओवरऑल ट्रेड इज इन एक्सेस ऑफ $14 बिलियन. तो चूंकि प्रधानमंत्री जी ने नाइजीरिया का विजिट किया है, तो हो सकता है, वैसे तो इंडिया, यूरोप, रशिया, चाइना, यूएस पे प्रश्न आते रहता है, पाकिस्तान, इन पे तो प्रश्न आते ही रहता है, बट हो सकता है चूंकि नाइजीरिया को विजिट किया प्रधानमंत्री जी ने, तो सीधा सीधा इंडिया नाइजीरिया रिलेशन पे प्रश्न पूछ ले अगले साल मेंस में. अदरवाइज इंडिया अफ्रीका पे इन जनरल तो पूछता ही रहता है. तो उसमें भी ये सारे आइडियाज डिस्कस कर सकते हैं कि अफ्रीका के अंदर भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है नाइजीरिया. अगर नाइजीरिया की बात की जाए तो वहाँ से सबसे ज़्यादा जो हम इंपोर्ट करते हैं वो है क्रूड ऑयल. अबाउट 70% ऑफ इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम नाइजीरिया इज इन द फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल. प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगर एक बात ध्यान रखें तो वो ये है कि अफ्रीका के अंदर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा देश है नाइजीरिया. इट्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ क्रूड ऑयल इन अफ्रीका. भारत जो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है नाइजीरिया को वो भी देखते हैं. फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर मशीनरीज एंड टेक्सटाइल्स. अच्छा, एक और बात ध्यान रखिए, अगर किसी भी अफ्रीकन कंट्री के लिए इन जनरल प्रश्न आ जाए या ओवरऑल इंडिया अफ्रीका पे प्रश्न आ जाए, तो आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि इंडिया का एक्सपोर्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज आर दीज. ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज को भारत ये सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करता ही है, फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग गुड्स, ऑटोमोबाइल्स, एग्रीकल्चरल मशीनरीज. तो ये एक जनरल सा पॉइंट है जो किसी भी अफ्रीकन कंट्री के लिए या ओवरऑल इंडिया अफ्रीका रिलेशंस पे भी प्रश्न है तो आप लिख सकते हैं. उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा के लगभग 60,000 लोग रहते हैं नाइजीरिया में. दैट स्ट्रेंथेंस पीपल टू पीपल टाइज बिटवीन इंडिया एंड नाइजीरिया. भारत नाइजीरिया को और भी अलग अलग तरीके से सपोर्ट करता रहा है. इंडिया हैज़ बीन सपोर्टिंग नाइजीरिया इन ऑर्डर टू मॉडर्नाइज इट्स एग्रीकल्चर सेक्टर. उसके अलावा इंडिया पूरे अफ्रीका के लिए, नॉट जस्ट नाइजीरिया, पूरे अफ्रीका के लिए एक प्रोग्राम चलाता है. इसका नाम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इनिशिएटिव. इसके अंतर्गत भारत अफ्रीका के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देता है, उनको ट्रेनिंग देता है स्किल डेवलपमेंट के लिए, ताकि अफ्रीका की ह्यूमन रिसोर्स डेवलप हो पाए. तो भारत का ये जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, ITEC, दिस इनिशिएटिव मेनली विथ रिस्पेक्ट टू अफ्रीकन कंट्रीज
ताकि अफ्रीका के अंदर ह्यूमन रिसोर्स बेहतर हो। और भारत का क्या फायदा है इसमें? तो भारत का सॉफ्ट पावर बेहतर होगा, भारत का इमेज बेहतर होगा इन अफ्रीका। तो ये कुछ बातें हैं जो इंडिया नाइजीरिया रिलेशंस बेस्ड हैं, बट कुछ बातें आप ओवरऑल इंडिया अफ्रीका पर्सपेक्टिव से भी ध्यान रख सकते हैं। जैसे आईटीसी वाली बात कर ली, इट्स ट्रू फॉर एंटायर अफ्रीका। उसके अलावा जो एक्सपोर्ट्स हैं नाइजीरिया को, दैट इज ट्रू फॉर एंटायर अफ्रीका एज वेल। भारत और नाइजीरिया के कोलैबोरेशन एट मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म्स की बात की जाए तो नाइजीरिया इज एक्टिव पार्टिसिपेंट ऑफ इंडियाज इनिशिएटिव ऑफ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ। तो भारत की इनिशिएटिव है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, जहाँ पे इंडिया तमाम जो थर्ड वर्ल्ड या डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है इन ऑर्डर टू प्रमोट साउथ साउथ कोऑपरेशन। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट, इट इज इंडिया स्पेसिफिक इनिशिएटिव। इस पे एपीएससी ने लास्ट टू लास्ट प्रीलिम्स में प्रश्न भी पूछा था। उसके अलावा इंडिया इन एसोसिएशन विथ जापान इज डेवलपिंग ए लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स इन इंडियन ओशन एज वेल एज अफ्रीका। तो इंडियन ओशन और अफ्रीका को कनेक्ट करते हुआ भारत इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स ला रहा है इन एसोसिएशन विथ जापान। इस इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट का नाम है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर। तो उसमें भी नाइजीरिया इज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट, आप ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा नाइजीरिया एंड इंडिया बोथ एडवोकेट फॉर या सपोर्ट फॉर रिफॉर्म्स एट यूएनएससी, डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। तो यूएनएससी को लेकर के जो यूनाइटेड नेशन की एक प्रिंसिपल ऑर्गन है, इनफैक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन है, उसको लेकर के जो मेन कंसर्न है वो तो हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि उसके अंदर सिर्फ 5 देशों को परमानेंट स्टेटस मिला हुआ है, परमानेंट मेंबरशिप मिली हुई है, और वो 5 देशों के पास वीटो पावर भी है जिसका वो अक्सर मिसयूज करते रहते हैं। दीज कंट्रीज आर यूके, यूएस, फ्रांस, चाइना एंड रसिया। वो वीटो पावर का मिसयूज भी करते हैं, इसलिए कई दफ़ा इंडिया बाकी तमाम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं, उनके साथ एक इशू रेज करता है एट यूएन प्लेटफॉर्म, दैट इज टू ब्रिंग डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एट यूएनएससी। और इस इशू को रेज करने में नाइजीरिया हैज बीन एन एक्टिव सपोर्टर ऑफ इंडिया। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। यूपीएससी ने साल 2015 में ये प्रश्न पूछा था, इंक्रीज्ड इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज इट्स प्रोज एंड कॉन्स, क्रिटिकली एग्जामिन। सवाल आया था 2015 में, लेकिन आप इसको आज के कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं। तो आप आज के कॉन्टेक्स्ट में लिखिए, जो मौजूदा पीएम मोदी का विजिट है ब्राजील के लिए या फिर नाइजीरिया के लिए, उसको भी मेंशन कीजिए और फिर आंसर डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बाकी अपने हिसाब से सोच करके कुछ लिखिए, और हिंट्स तो मैंने दे ही रखा है, दैट कैन बी हेल्पफुल इन writing an answer. The next article is about fossil fuel non-proliferation treaty. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. Also important from GS paper 3 environment perspective. सबसे पहले समझते हैं अबाउट नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसका मेन लक्ष्य है कि न्यूक्लियर वेपन्स के फर्दर स्प्रेड को रोकना, फर्दर डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को ना होने दिया जाए। ये मेन लक्ष्य है इस ट्रीटी का, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। तो इसमें जो वर्ड प्रोलिफरेशन है दैट इज विथ रेस्पेक्ट टू न्यूक्लियर वेपन, कि उनका फर्दर और ज़्यादा प्रोडक्शन ना हो। अब ये जो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी है, शॉर्ट में कहें तो एनपीटी, वैसे तो इसका इंटेंशन काफ़ी अच्छा है, बट जिस तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है वो काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है। दिस ट्रीटी केम इनटू बीइंग इन 1970, 1968 में प्रपोज किया गया था, 1970 में इसको फिर इन्फोर्स कराया गया। अब इस ट्रीटी के हिसाब से जिन देशों ने भी तब तक न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, यानी कि जब ये ट्रीटी इन्फोर्स हुआ तब तक जिन देशों ने भी न्यूक्लियर वेपन बना लिया है, उन देशों को न्यूक्लियर वेपन कंटिन्यू करने के लिए परमिट किया गया। These countries were identified as nuclear weapon state and they were allowed to continue with nuclear weapons for the time being. और उस वक्त तक 5 देश न्यूक्लियर वेपन बना चुके थे, तो इस
एनपीटी ट्रीटी के हिसाब से 5 देश कहे जाएंगे न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और संयोग से कोइंसिडेंटली ये वही 5 देश हैं जिनके पास यूएनएससी के अंदर परमानेंट स्टेटस है, जैसे कि यूएस, रसिया, चाइना, फ्रांस एंड यूके. These countries had developed nuclear weapon by the time this agreement NPT came in for signing. So these countries were recognized as nuclear weapon state and permitted to hold nuclear weapon for the time being. जबकि बाकी सारे देश जिनके पास तब तक न्यूक्लियर वेपन नहीं था, they were declared as non-nuclear weapon state and they were expected not to develop और फर्दर अक्वायर न्यूक्लियर वेपन्स, की आप तो बिल्कुल ही कोई न्यूक्लियर वेपन ना बनाएंगे ना फर्दर डेवलप करेंगे ना अक्वायर करने की कोशिश करेंगे. हाँ, ये जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं, दे वेर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज, यानी कि पावर जनरेशन के लिए या मेडिकल रिसर्च पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट ओनली अंडर सर्विलेंस ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. तो ये एक इंटरनेशनल बॉडी देख रेख करेगी जिसके सर्विलेंस में ये तमाम जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ये पीसफुल न्यूक्लियर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं एज पर दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो आई होप आपको अभी तक बात समझ आ रही है कि एज पर दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी 5 countries were allowed to hold a nuclear weapon for the time being, others were not because they had not developed nuclear weapon till then, so they were not allowed to develop nuclear weapon. और ये जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स हैं ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अक्वायर कर सकते हैं बट ओनली फॉर पीसफुल एक्टिविटीज अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी. ओवरऑल अगर बात की जाए तो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी ये भी कहता है कि लॉन्ग टर्म इसका गोल है कि कंप्लीट डिसआर्मामेंट कराया जाए, यानी कि ये जो P5 कंट्रीज हैं, ये जो 5 देश हैं, इनके यहाँ भी न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से खत्म कराया जाए. दिस इज आवर लॉन्ग टर्म गोल बट विदाउट एनी डेफिनेट स्ट्रैटेजी, विदाउट एनी डेफिनेट टाइमलाइन. कैसे कराएंगे, क्या कराएंगे वो बात नहीं करते, बट ये कहते हैं कि भविष्य में हमारा कभी लक्ष्य है कि इन 5 देशों के अंदर भी न्यूक्लियर वेपन को खत्म कराया जाए. तो इस कारण से भारत ने फैसला किया कि वो इस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन नहीं करेगा. देखिए, इंडिया ऑलवेज हैज बीन सपोर्टर ऑफ कंप्लीट डिसआर्मामेंट, कि दुनिया में किसी के पास भी न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए. इंडिया हैज बीन सपोर्टर ऑफ दिस आइडिया. बट ये अगर आप ट्रीटी देखें तो ये डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है. 5 देशों को परमिट करता है, बाकी देशों को कहता है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं होल्ड कर सकते. इन 5 देशों के अंदर न्यूक्लियर वेपन हम खत्म कराएंगे बट भविष्य में कैसे, कब, उसके लेकर के कोई बात नहीं है. दैट इज वाई इंडिया कंसिडर दिस न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी डिस्क्रिमिनेटरी एंड इट हैज नॉट बीन सिग्नेटरी ऑफ दिस ट्रीटी. India has also developed its nuclear weapon. Though India is in support of complete disarmament, but India says कि if every country is willing to give up their nuclear weapons, then India is also willing to give up. Otherwise, unilaterally भारत अपना न्यूक्लियर वेपन सरेंडर नहीं करेगा because it is matter of India's national security. भारत के अलावा पाकिस्तान और इजराइल 2 और ऐसे देश हैं जिन्होंने इस ट्रीटी को साइन नहीं किया है और अपना अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है. नॉर्थ कोरिया ऐसा देश है जिसने इस ट्रीटी को पहले साइन किया था बट बाद में विड्रॉ कर गया इस ट्रीटी से और उसने बाद में अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया. साउथ सुडान ऐसा देश है जिसने ना ही इस ट्रीटी को ज्वाइन किया है ना ही अपना खुद का न्यूक्लियर वेपन बनाया है. तो आप कह सकते हैं कि 5 ऐसे प्रमुख देश हैं जो इस ट्रीटी के सिग्नेटरी नहीं हैं. 3 उसमें से ऐसे हैं जिन्होंने खुद के न्यूक्लियर वेपन भी बनाए हैं, भारत, पाकिस्तान और इजराइल. नॉर्थ कोरिया ये पहले सिग्नेटरी था, बाद में विड्रॉ करके इसने अपने न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं. और साउथ सुडान ना ही कभी सिग्नेटरी था, ना ही इसने अपने कभी न्यूक्लियर वेपन बनाए हैं. टोटल 191 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ दिस ट्रीटी एज ऑफ नाउ. अब आते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट पे. तो देखिए, ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के लाइन पे ही एक ट्रीटी सजेस्ट की गई थी एट पेरिस क्लाइमेट डील, दैट वाज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ UNFCCC. तो जो साल 2015 में कराई गई थी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 जो साल 2015 में कराई गई थी, वहां पे
न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, शॉर्ट में कहें तो एनपीटी के ही लाइन में एक उसी मॉडल पे एक ट्रीटी सजेस्ट की गई थी जिसका नाम था फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. इट वॉज कॉन्सेप्चुअलाइज्ड इन 2016 फॉलोइंग पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस एग्रीमेंट में मोटी मोटी बातचीत हुई, फिर कॉन्सेप्ट कंक्रिटाइज हुआ 2016 में. ऑफिशियली ये जो ट्रीटी है साइन के लिए लॉन्च हुआ 2019 में. तब से कुछ देशों ने इसको ज्वाइन किया है, बहुत गिने चुने देशों ने, कुछ आइलैंड पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज एंड कोलंबिया वगैरह जैसे देशों ने इसको साइन किया है. बट ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसको आपको ध्यान रखना है, फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, ऑफिशियली लॉन्च्ड इन 2019, एंड दिस ट्रीटी एम्स टू रेगुलेट द राइज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. Just like nuclear non-proliferation treaty aims to curb the rise of nuclear weapon, this fossil fuel non-proliferation treaty aims to curb the rise of fossil fuel and ultimately complete removal of phase out of fossil fuels. तो जैसे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पहला स्टेप है कि न्यूक्लियर वेपन को राइज होने से रोकना है और बाद में न्यूक्लियर वेपन्स को कंप्लीटली एलिमिनेट करना है, डिसआर्मामेंट करना है, वैसे ही फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का लक्ष्य है कि पहले फॉसिल फ्यूल के राइज को कर्ब करना है, प्रोलिफरेशन को कर्ब करना है और अल्टीमेटली फॉसिल फ्यूल को पूरी तरह से फेज आउट करना है. अभी बहुत ही गिने चुने देशों ने इसको साइन किया है. हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए आया क्योंकि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 29 हेल्ड एट बाकू अजरबैजान, वहाँ पे भी इसको लेकर के चर्चा हुई. ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ दिस फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एज वेल. भारत इस एनपीटी का तो सिग्नेटरी नहीं ही है, भारत फॉसिल फ्यूल नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी का भी सिग्नेटरी नहीं है. एनपीटी के ऊपर यूपीएससी ने साल 2015 में ये प्रश्न पूछा था. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर which is now operational. This topic is again important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view and also useful for GS paper 3 Indian economy. बैकग्राउंड थोड़ा समझते हैं. साल 2019 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अनाउंस किया कि भारत रसिया के फार ईस्ट रीजन में, ये रीजन रसिया का फार ईस्ट रीजन कहा जाता है, तो भारत रसिया के फार ईस्ट रीजन में $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा एज पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के बारे में तो आपने सुना ही होगा. आज सुनिए एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में, अकॉर्डिंग टू विच इंडिया डिसाइडेड टू इन्वेस्ट $1 बिलियन इन फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया. जैसे भारत के कई सारे स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट्स, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड ऑल, वैसे ही रसिया के भी अलग अलग प्रोविंस हैं. उसमें से उसका जो मोस्ट ईस्टर्न प्रोविंस है उसका नाम है फार ईस्ट रीजन ऑफ रशिया. वहां पे $1 बिलियन इन्वेस्ट करेगा भारत, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया. और इसके साथ ही स्टार्ट हो गई भारत की एक पॉलिसी, इसका नाम है एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया. इसी एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया के अंतर्गत साल 2022 में भारत ने अनाउंस किया कि वो अपने सिटी चेन्नई को लिंक करेगा विथ व्लादिवोस्टोक ऑफ द फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया. तो फार ईस्ट रीजन जो प्रोविंस है रसिया का, उसका कैपिटल है व्लादिवोस्टोक. तो चेन्नई से व्लादिवोस्टोक तक एक सी लिंक डेवलप किया जाएगा जिसको कहा जाएगा चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर. दिस वाज अनाउंस्ड इन ईयर 2022 एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज एक्ट फार ईस्ट पॉलिसी. करंट न्यूज ये है कि हमारे शिपिंग मिनिस्टर, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी ने इन्फॉर्म किया कि चेन्नई व्लादिवोस्टोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर हैज बिकम ऑपरेशनल कंप्लीटली. अगर इस चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लिंक की इंपॉर्टेंस की बात की जाए तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो है ही, क्योंकि ये जो रीजन है रसिया का, इट इज रिच इन एनर्जी रिसोर्सेस. चाहे ऑयल नेचुरल गैस की बात की जाए तो उस सिग्निफिकेंस में एनर्जी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा भारत को. साथ ही साथ इट विल अलाउ इंडिया एक्सेसिबिलिटी टू रसियाज फार ईस्ट रीजन, और वहां से फिर आर्कटिक रीजन की कनेक्टिविटी भारत को मिलेगी बिकॉज ऑफ दिस चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लिंक.
इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, एनर्जी सिक्योरिटी का सिग्निफिकेंस है। तो दिस चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लिंक विल प्रोवाइड इंडिया एक्सेसिबिलिटी टू रसियाज फार ईस्ट रीजन। भारत को नॉर्दर्न यूरोप और आर्कटिक रीजन में कनेक्टिविटी मिलेगी विथ हेल्प ऑफ दिस चेन्नई व्लादिवोस्टोक सी लिंक। साथ ही साथ इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस भी है, because this Chennai Vladivostok Sea Link could be seen as overall part of India's necklace of diamond strategy। नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी क्या है भारत का? तो नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी समझने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कॉन्सेप्ट। आपको मैंने सिखाया है, कई दफा बताया है न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव नाम का एक मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप कर रहा है साल 2012-13 से ही, जिसके अंतर्गत उसने रोड, रेलवे लाइन, पाइपलाइंस बनाए हैं इन ऑर्डर टू कनेक्ट चाइना विद एशियन कंट्रीज, अफ्रीका एज वेल एज यूरोपियन कंट्रीज। उसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंतर्गत चाइना ने कई सारे पोर्ट्स भी डेवलप किए हैं इन द इंडियन ओशन। दीज पोर्ट्स, most of them have been developed along the coast of India. For example, Kyakhphau port in Myanmar, Chittagong port in Bangladesh, Hambantota port in Sri Lanka, Malé in Maldives and Gwadar port in Pakistan। तो ये जो सीरीज ऑफ पोर्ट चाइना ने डेवलप किया है अलोंग द कोस्ट ऑफ इंडिया अंडर इट्स बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसी को कभी कभार वर्ल्ड के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स नाम देते हैं स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। कि चाइना ने जानबूझ करके भारत के कोस्ट के अलोंग पोर्ट्स डेवलप किए हैं ताकि भारत को वो घेर सके, इनसर्कल कर सके। तो दिस सीरीज ऑफ पोर्ट्स डेवलप्ड बाय चाइना under its Belt and Road Initiative is sometimes called as a string of pearls, a notional theory according to which China is trying to encircle India in Indian Ocean। तो फिर चाइना के इस encirclement अप्रोच को, वैसे चाइना हैज नेवर ऑफिशियली एक्सेप्टेड इट, चाइना नेवर एक्सेप्ट्स कि इट इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया और इट इज डेवलपिंग एनीथिंग लाइक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। तो इट सिंपली सेज कि आई एम डेवलपिंग पोर्ट्स इन इंडियन ओशन जस्ट फॉर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, कनेक्टिविटी, ट्रेड। इट नेवर सेज कि आई एम ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया, बट देयर इज अ नोशन कि चाइना इज ट्राइंग टू एनसर्कल इंडिया। तो फिर भारत भी कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स ला रहा है दुनिया भर के अलग अलग जगहों पे, जिसको देख करके लगता है कि चाइना को के इंसर्कलमेंट पॉलिसी को ब्रेक करने के लिए इंडिया इज कमिंग अप विथ अ काउंटर इंसर्कलमेंट पॉलिसी वेयर इट इज डेवलपिंग अ बिगर सर्कल। जैसे चाबहार पोर्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इन ईरान, दाकम पोर्ट, दाकम बेस इन ओमान, एजम्सन सेचिल्स आइलैंड में यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है भारत, सबांग पोर्ट इन इंडोनेशिया। इस तरीके से फार ईस्ट रीजन ऑफ रसिया, यहाँ पे कनेक्टिविटी डेवलप करना, मंगोलिया के अंदर हमारा बेस है। तो इस तरीके से चांगे रीजन, चांगे पोर्ट इन सिंगापुर। तो दिस सीरीज ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बीइंग डेवलप्ड बाय इंडिया इज समटाइम्स dubbed as, named as necklace of diamond strategy, which is considered as India's counter encirclement strategy in order to challenge या counter China's string of pearls। बट दोनों ही बस एक नोशनल आइडिया है। ना भारत ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है कि देर इज समथिंग लाइक नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी, ना ही चाइना ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है कि देर इज स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी इन ऑर्डर टू इनसर्कल इंडिया। बट आंसर राइटिंग में आप इनका इस्तेमाल करेंगे कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का जो कंपोनेंट इंडियन ओशन के अंदर है, जो भारत के कोस्ट के अलोंग पोर्ट्स डेवलप करता है, उसको नाम दिया गया स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, अ नोशनल आइडिया। और उसको पॉसिबली काउंटर करने के लिए काउंटर इंसर्कलमेंट अप्रोच भारत लेकर के आ रहा है, जिसका नाम है नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रैटेजी। उसका हिस्सा हो सकता है ये चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, जो हाल फिलहाल में ऑपरेशनल किया गया है एज इन्फॉर्म्ड बाय और शिपिंग मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल जी। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रेम दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आयुष्मान वय वंदना योजना। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू ओनली। देखिए, मैंने लगभग 2-3 महीनों पहले न्यूज़पेपर एनालिसिस में कराया था, आपको याद आ रहा होगा, आयुष्मान भारत स्कीम रिवाइज कराया था और फिर बताया था कि हाउ दिस स्कीम हैज नाउ बीन एक्सटेंडेड
फॉर सीनियर सिटीजन्स अबोव एज ऑफ 70 ईयर्स। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। आयुष्मान भारत स्कीम साल 2018 में लेकर के आई थी भारत सरकार। इसके दो कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोलना। इसके अंतर्गत 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स भारत के अलग अलग हिस्सों में खोले गए हैं, जिसके अंतर्गत प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। जैसे वैक्सीनेशन की सर्विस हो गई, बुखार वगैरह हो गया तो कुछ टैबलेट्स दे दिए, इस तरीके के मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज, बेसिक सर्विसेज, मतलब नॉन इंटरवेंशन नेचर के जो सर्विसेज होते हैं, जिसमें कोई सर्जरी वगैरह नहीं होती, इन सब सर्विसेज को हेल्थ सर्विसेज कहा जाता है, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। तो प्राइमरी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने के लिए 1.5 लाख बेसिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स खोले गए, विच इज फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। इसका दूसरा कंपोनेंट है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसके अंतर्गत इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है 5 लाख का पर फैमिली पर ईयर। इसके अंतर्गत 10 करोड़ पुअर फैमिलीज का कैशलेस ट्रीटमेंट कराया जाएगा इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स अप टू 5 लाख रुपीस, या फिर इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स दैट आर इम्पैनल्ड अंडर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो लगभग 10 करोड़ परिवार, उनके फैमिली का आयुष्मान भारत स्कीम के अंतर्गत जन आरोग्य कार्ड बना है, जिस कार्ड की मदद से परिवार का कोई भी मेंबर अगर बीमार पड़ता है तो उसका कैशलेस ट्रीटमेंट हो सकता है विथ हेल्प ऑफ दैट कार्ड इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट हॉस्पिटल्स इम्पैनल्ड अंडर जन आरोग्य योजना। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत जो 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके लिए बेनिफिशियरीज कैसे चुने गए हैं? तो बॉटम के 40% पॉपुलेशन को मोरलेस इसके अंतर्गत कवर किया गया है, यानी कि गरीब परिवारों को चुना गया है। तो इसके लिए सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस ऑफ 2011 का इस्तेमाल किया गया है टू आइडेंटिफाई रूरल बेनिफिशियरीज। अर्बन बेनिफिशियरीज के लिए स्पेशल कैटेगरी सच एज स्ट्रीट वेंडर, डोमेस्टिक वर्कर, कंस्ट्रक्टर, लेबरर्स, इस तरह की कैटेगरीज के लोगों को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत कवर किया गया है। अब मैंने लगभग 3 महीने पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत वैसे तो गरीब परिवारों का कैशलेस ट्रीटमेंट कराने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया गया है और उनको हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड प्रोवाइड किया गया है, लेकिन अब इस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत ऑल सीनियर सिटीजन्स आर इंटाइटल्ड टू हैव हेल्थ इंश्योरेंस अप टू 5 लाख रुपीज इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। तो वो रिच भी हों तब भी प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उनको जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अब इंक्लूड किया जाएगा। तो इनफैक्ट सरकार ने कहा है कि जन आरोग्य योजना का अल्टीमेट लक्ष्य तो है कि सब लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम, लेकिन इसको धीरे धीरे एक्सटेंड किया जाएगा। तो अभी सबसे पहले गरीब लोगों को इंक्लूड किया गया, 10 करोड़ पुअर फैमिलीज को। अब 70 साल से ज़्यादा उम्र के सिटीजन्स को इंक्लूड किया गया। धीरे धीरे इट विल बी एक्सटेंडेड टू अदर सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एज वेल। ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, इट इज़ अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, यानी कि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स मिल करके इसको चला रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 60% है और स्टेट गवर्नमेंट्स का 40% है। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स और हिली स्टेट्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन 90% है और स्टेट गवर्नमेंट का सिर्फ 10% है। यहाँ तक तो मैंने आपको पहले भी बताया था। बस एक चीज़ नहीं बताई थी क्योंकि उस टाइम में ये सामने नहीं आया था, ये नाम डिसाइड नहीं हुआ था, कि ये जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सीनियर सिटीजन्स को कवर करने का फैसला किया गया है, इसको अलग नाम दिया गया है। दिस component of जन आरोग्य योजना हैज बीन गिवन नेम आयुष्मान वय वंदना योजना। तो हो सकता है प्रीलिम्स में ये नाम पूछ ले आपसे। तो द स्कीम्स एक्सटेंशन टू कवर ऑल सीनियर सिटीजन हैज बीन नेम्ड एज आयुष्मान वय वंदना योजना। और न्यूज ये है कि आयुष्मान वय वंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख सीनियर सिटीजन्स ने अपने आप को अभी तक इनरोल करा लिया है। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनाइटेड नेशंस बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। याद रखना है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, दूधमारा जो एक स्मॉल विलेज है इन छत्तीसगढ़ बस्तर डिस्ट्रिक्ट, इट हैज बीन सेलेक्टेड
फॉर यूनाइटेड नेशंस बेस्ट टूरिज्म विलेज अपग्रेड प्रोग्राम। ये सिलेक्शन किया गया है बाय यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन UNWTO। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि दुधमारा इज सिचुएटेड इन द हार्ट ऑफ कांगर वैली नेशनल पार्क। ये यूनाइटेड नेशन की WTO की बात की जाए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात की जाए, तो इट इज ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशंस और इसका हेड क्वार्टर है इन मैड्रिड, स्पेन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दिया है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे सोचिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आते रहेंगे। मैंने आपको करंट अफेयर्स की क्लास में बार बार कहा है कि ऐसी संभावना नहीं बन सकती कि आपको सारे प्रश्न के सारे ऑप्शंस आते हो। तो अगर आप दो ऑप्शन को भी गारंटेड तौर पे एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो यू मस्ट गो फॉर दैट क्वेश्चन एंड यूज योर इंटेलिजेंस कि बचे हुए दो ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो ऐसा ही मैंने ये प्रश्न दिया है, यूज योर इंटेलिजेंस एंड अराइव एट द राइट आंसर विद हेल्प ऑफ योर इंटेलिजेंस। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पूछा है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट है बिकॉज एक्सप्लिसिटली राइट टू प्राइवेसी तो मेंशन किया नहीं गया है एंड राइट टू प्राइवेसी इज ऑफ कोर्स नॉट एन एब्सोल्यूट राइट, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, तो बोथ आर इनकरेक्ट। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, अगेन यहाँ पे थोड़ा सा आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। हाउ समथिंग कैन बी ओनली फॉर अर्बन एरिया, तो ओनली वगैरह जैसे शब्द पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि ये तो नहीं होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप ऑप्शन डी कट कर दिया। पहला स्टेटमेंट तो सही है ही क्योंकि मैंने आपको बताया था कि स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो नाउ द गेम बॉइल्स डाउन टू ए एंड सी, राइट। मैंने आपको कहा है कि अगर दो ऑप्शन आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो यू मस्ट गो फॉर दैट क्वेश्चन, आपको टिक करना है। आपने स्टेटमेंट 4 पर क्योंकि ए और सी में से कोई जवाब हो सकता है तो 1 और 2 तो अब होगा ही, अब सारा मामला आ जाता है 4 पे। तो 4 भी आपको सही लग रहा है तो करेक्ट आंसर वुड बी सी। सबसोनिक मिसाइल्स आर स्लोअर देन स्पीड ऑफ साउंड, यहां तक तो ठीक है बट दैट मेक्स देम लेस एक्यूरेट, यहां जाकर के गलत हो जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल ट्रैवल एट स्पीड ग्रेटर देन मैक 5, ये भी गलत हो जाता है क्योंकि दे ट्रैवल एट स्पीड ग्रेटर देन sound Mach 1. Hypersonic missiles are capable of speed beyond Mach 5 and evade most missile defense system, that is true, and BrahMos is an example of supersonic with a speed Mach 2.8 to Mach 3. So statement 3 and 4 are correct. कार्बी एंगलोंग को लेकर के यहाँ पे बस उल्टा कर दिया गया है, कार्बी एंगलोंग was renamed into मिकिर हिल्स, ऐसा नहीं है, मिकिर हिल्स was renamed into कार्बी एंगलोंग। बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं। ITBP इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड करता है। यूनिकॉर्न वाला तो सवाल सीधा सीधा था, स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेवल वेसल्स को बढ़ाएगा। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।